हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम भारतीय इतिहास के जो हमारे जो इंडियन पर्सनैलिटी हुए हैं महात्मा गांधी जी, आज हम उनकी बात करेंगे। इस बार 2021 में उनके जन्म को 2 अक्टूबर को 152 साल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसीलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, महात्मा गांधी के जन्म से लेके 1948 तक जो भी उनका इतिहास रहा है उसको हम कवर करने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, ये छोटी सी बात है, आप सबको पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म है वो कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। ये सभी जानते हैं। कहाँ पे हुआ, आप कहेंगे सर पोरबंदर में हुआ। कहाँ पे? पोरबंदर, ये गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। अब लगे हाथ इनके परिवार की बात भी कर लेते हैं। अगर इनके परिवार की बात की जाए, इनके पिता का नाम क्या है? देखिए, इनका जो पूरा नाम था, पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। जो करमचंद गांधी है ना, वो इनके पिता का ही नाम है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। ओके। वो इनके पिता का नाम है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगर बात करें इनकी माँ का नाम क्या है, माँ का नाम इनका पुतलीबाई गांधी है। और बाकी बात करते हैं आने वाले टाइम में जो इनकी शादी होती है, 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। और जिनकी शादी होती है उनका नाम होता है कस्तूरबा गांधी। तो कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। ये आपने बात को याद रखना है। जिन्होंने इनका जो भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम हुआ है, संघर्ष हुआ है, उसमें काफ़ी योगदान दिया। अगर बात करते हैं परिवार की, तो इनके सन की बात करें, इनके 4 बेटे हुए हैं। ठीक है जी, याद रख सकते हैं आप कैसे। जो 2 बेटे हैं उनके लास्ट में दास आता है। दास कौन से? एक तो है रामदास, दूसरे हैं देवदास। ओके। जो लास्ट में आते हैं, एक के लास्ट में क्या आता है? लाल आता है। क्या क्या? एक का नाम है हरिलाल और दूसरे हैं आपके रामलाल। देखो, ऐसे कर सकते हो, 4 बेटे हैं, 2 के लास्ट में दास आता है, 2 के लास्ट में लाल आता है। ओके। देखिए, एक एग्जाम में कोई पूछा जाता है कि इनका 5वां बेटा, 5th सन, 5वां बेटा किसे कहा जाता है? देखिए, वो कहा जाता है जमुना जी। जमुना जी बजाज हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको महात्मा गांधी का 5वां बेटा कहा जाता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये बात समझिए। अब होता क्या है, आने वाले टाइम में जब परिवार में, अब इनके बारे में समझ लेते हैं। जो इनका परिवार था, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके घर पे हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोगों का आना जाना रहता था, जिसका असर महात्मा गांधी को देखने पे मिलता है। अब होता क्या, थोड़े बड़े होते हैं तो इनके पिताजी कहते हैं इनको पढ़ाते हैं। तो होता क्या, इनको पढ़ाने के लिए 1888 में इनको पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हैं? ये भेजते हैं इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड में ये क्या करते हैं, इंग्लैंड में जाके वहाँ पे ये वकालत करते हैं, लॉ करते हैं। ओके। और याद रखिए, 1888 वही साल है जब इनकी जो पहला बेटा उनका जन्म होता है। ठीक है जी। जब वहाँ से लॉ किया, लॉ करने के बाद वापसी कब हुई इंडिया में? वापसी हुई 1891 में। 1891 वापसी हुई। आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी क्या करते? महात्मा गांधी जाते साउथ अफ्रीका। अब सोचने की बात है, भैया साउथ अफ्रीका को कैसे गए? अब 1891 में आए, अब बात होती है 1893 में। 1893 में क्या होता है? बात है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की बात है। ठीक है जी। वहाँ पे एक पर्सन होते हैं, आपने नाम सुना होगा, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इनको दादा अब्दुल्ला भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छे ये मर्चेंट थे, व्यापारी थे। इनके साउथ अफ्रीका में भी, है ना, साउथ अफ्रीका में भी इनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे नाम था। तो हुआ क्या, वहाँ पे जो इंडियन थे, भारतीयों के साथ हो रहा था अपार्थाइड। क्या हो रहा था? भारतीयों के साथ हो रहा था अपार्थाइड। अपार्थाइड का मीनिंग क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मीन क्या होता है? गोरा काला, इसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो अंग्रेज वहाँ भी थे। तो होता है कि वहाँ पे अब्दुल्ला जी के द्वारा इनको वहाँ बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको चाहिए था वकील। तो इसीलिए इन्होंने अप्रोच किया कि इनको महात्मा गांधी को। इस तरह महात्मा गांधी का जाना हुआ साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी का जाना हुआ, इसका महात्मा गांधी के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। कैसे आता है देखते हैं। आपने सुना होगा, एक घटना सुनी होगी कि भैया कि महात्मा गांधी जी ट्रेन में जा रहे थे। ये जो ट्रेन है, ये घटना वहीं की है।
महात्मा गांधी ने क्या किया, बिजनेस क्लास की टिकट ली। उनको क्या पता था कि बिजनेस क्लास टिकट लेने के बाद भी इंसान बिजनेस क्लास नहीं बनता। हुआ क्या, उनको उस पर्टिकुलर ट्रेन से बाहर निकाला गया धकेल धकेल के। इस बात का महात्मा गांधी पे असर पड़ता है, ठीक है जी। और बाद में महात्मा गांधी ने इसका विद्रोह किया। और आपने देखा हो एक फिल्म भी आई थी गांधी जी के ऊपर, वो फिल्म में दिखाया गया वो सीन। होता है क्या, महात्मा गांधी कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और बाद में विद्रोह करते। इस बात का हुआ क्या, वहाँ पे कानून थे, ऐसे कानून थे कि काले लोग हैं उनके लिए क्या नियम होने चाहिए। इवन महात्मा गांधी ने उस पर्टिकुलर जगह पे विद्रोह भी करना स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका में। तो बाद में क्या होता है, पुलिस आती है, सब भाग जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी और कुछ लोग वहाँ से नहीं भागते। इसी बीच क्या होते हैं, महात्मा गांधी क्या करते, वहाँ पे कागज़ थे जहाँ पे वो कानून बने हुए थे, उस कानून को, कागज़ को, वहाँ पे कुछ आग चल रही थी, उस आग में डालना स्टार्ट कर दिया। देखिए अकेले हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी, डाली जा रहे हैं और डाली जा रहे हैं। ऊपर से पुलिस पुलिस उनको बराबर मार रही है। जब तक वो मूर्छित नहीं हो गए तब तक उन्होंने ये कार्य करना बंद नहीं किया। देखिए यहाँ से लगता है पता कि व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से इतना कमज़ोर हो लेकिन आत्मिक रूप से कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहीं से आप समझिएगा, यहीं पे जब महात्मा गांधी जी इनका मिलना होता है किन से, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु। पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी किसको कहा जाता है, आपका गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखना। और इसके अलावा महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में क्या क्या कार्य की, जैसे कि वहाँ पे उन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था नेटल इंडियन कांग्रेस। ये संगठन उन्होंने वहाँ बनाया। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन। इस न्यूज़पेपर की जो फाउंडर है वो महात्मा गांधी है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा एक आश्रम, उस आश्रम का नाम है फिनिक्स आश्रम। इसकी स्थापना भी महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में ही की। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी इनको इंस्पायर करते हैं कि आप इंडिया जाइए, इंडिया जाइए। तो महात्मा गांधी का इन पे काफ़ी अच्छा असर होता है। अब एक बात समझिए, गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा कुछ और व्यक्ति भी हैं जिनका महात्मा गांधी पे काफ़ी अच्छा असर होता है। जैसे कि अगर पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ व्यक्ति, हिज नेम इज लियो टोल्स्टॉय। देखो लियो टोल्स्टॉय वो व्यक्ति हैं जहाँ से महात्मा गांधी, देखो महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन है, आपने अहिंसा के बारे में सुना होगा। तो जो अहिंसा है, जो नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट है, वो लियो टोल्स्टॉय इससे लिया गया महात्मा गांधी ने। और आपने सुना होगा हंगर स्ट्राइक। महात्मा गांधी जो भारत में आंदोलन स्टार्ट हो गए, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक कहते हैं ना, भूख हड़ताल, तो वो कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है रस्किन। तो इस बात को याद रखना। और बाकी स्पिरिचुअल गुरु की बात करें तो स्पिरिचुअल गुरु में आपने श्रीमद अराज चंद्रा, ये उनकी किताब है महात्मा गांधी की, उन्होंने जिक्र किया इनके बारे में, जिनको वो क्या बोलते हैं, अपना स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं, स्पिरिचुअल गाइड बोलते हैं। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी से कुछ विचार लिए, ये आपको पता होना चाहिए। अब हुआ क्या, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को कहा कि आप साउथ अफ्रीका चलिए, साउथ अफ्रीका से इंडिया की तरफ चलिए। तो होता क्या, अब इंडिया कब आना होता है, इंडिया में इनकी जो एंट्री है, इंडिया में इनका आना होता है, वो होता है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को इंडिया में आना होता है। लेकिन इंडिया में तो अलग हिसाब चल रहा है। अब इंडिया में जो ये समय है, ये समय किसका, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो फेज है, इंडिया में ये सिस्टम चल रहा है। अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का समय काल है, वो कहा जाता है 1885 से लेके 1947 का जो समय है, इसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। 1885 से क्या होगा, 1885 में एक संस्था बन गई थी INC, ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक मंच होता है, इस मंच पे अलग अलग विचारधारा के लोग आते हैं जिनका मकसद क्या है, देश के लिए, देश हित। और जैसे लोग आते हैं उस हिसाब से इस इंडियन नेशनल मूवमेंट के फेज को हम क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट फेज, जो 1885 से 1905 चलता है। इसके बाद आता है दूसरा फेज, जो 1905 से 1916 चलता है। तो इसके बाद आता है तीसरा फेज, 1916 से 1947। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तीसरा फेज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे महात्मा गांधी की एंट्री हो चुकी है, क्या, 9 जनवरी 1915। और याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो तीसरा फेज है, इसको कहा जाता है गांधीयन फेज। क्या कहते हैं, गांधीयन फेज, गांधीयन एरा। ओके, क्यों, क्योंकि इस समय में
इस आंदोलन की इस फेज में जो गांधी विचारधारा, अहिंसा, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, ये सभी चीज़ें यहाँ पे एक्टिव रहेंगी, तो इसलिए हम गांधी एरा इसको बोलते हैं। अब समझिएगा, 9 जनवरी 1915 को क्या होता है? 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी इंडिया आ जाते हैं। इतिहास के पन्नों में इस दिन को क्या कहा जाता है? NRI डे, डेट इज भारतीय प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे जो महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आ गए, भारतीय प्रवासी दिवस। ओके, इस बात का ध्यान रखना। अब 1916 में आए। अब देखिए, जो इनके गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने महात्मा गांधी को बोला था कि भैया तुम जाति स्टार्ट मत हो जाना, पहले क्या है, पहले तुम भारत की स्थिति देखना, उसके बाद स्टेटमेंट देना, पहले समझना। इसके लिए महात्मा गांधी ने क्या किया? 1916 में 15 में 1916 में कोई भी घटना इनके द्वारा नहीं होती। इन्होंने अपनी पत्नी के साथ भारत के अलग अलग देश हैं, अलग अलग जो राज्य हैं, उनमें क्या किया? भ्रमण किया ट्रेन में। ओके, देन फाइनली फिर क्या होता? और बाद में एक इन्होंने इंडिया में एक आश्रम बनाया, गुजरात में, गुजरात से बिलोंग करते थे ना, तो साबरमती आश्रम भी बनाया इन्होंने। इस बात का आपने ध्यान रखना। ओके, साबरमती आश्रम बन गया। अब 1916 में कुछ नहीं हुआ, 1915 में कुछ नहीं हुआ। अब महात्मा गांधी का ये वाला फेज है, इसमें क्या होता है? इसमें हम देखते हैं 3 छोटे आंदोलन, 3 बड़े आंदोलन। क्या कहते हैं? 3 छोटे आंदोलन और 3 बड़े आंदोलन। ये 3 आंदोलन छोटे और 3 बड़े आंदोलन, ये आपको महात्मा गांधी के इस फेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी, जिसमें महात्मा गांधी ने एक्टिव होकर अपना रोल प्ले किया। 3 छोटे मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं छोटा इसलिए कह रहा हूँ कि जो आंदोलन है, इसमें जो देश का अधिकतर जो हिस्सा है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। जो मास लोग हैं, जो मास एरिया है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता। जो ये आंदोलन था किसी पर्टिकुलर गाँव तक या पर्टिकुलर एरिया तक सीमित था। मैं इसको बड़ा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसको बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मास लेवल में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये अगर बात करते हैं, ये 3 छोटे आंदोलन, ये आपके 1917-18 2 साल में निपट जाते हैं। 1917 में होता है चंपारण, और 1918 में क्या होता है? अहमदाबाद और खेड़ा वाला, ये होता है। अभी समझाऊंगा इसको। और 3 बड़े क्या होते हैं? 3 बड़े 1920, 1930 और 10 साल गैप के बाद 1942 होना था, 40 होना, या 42 कर लीजिए। देखिए, याद करने के लिए 10 साल गैप, 20, 30, 40 नहीं, 42 कर लो। ओके, तो ये 3 बड़े आंदोलन होते हैं। तो आज हम इन्हीं आंदोलनों को कवर करेंगे इस टॉपिक में, जो महात्मा गांधी जुड़े हुए हैं। बाद में क्या होता है? बाद में महात्मा गांधी संन्यास ले लेते हैं, ठीक है जी, उनको जेल में डाला जाता है। जब जेल से वापस आते हैं तो बदलाव हो जाता है ना। तो अब हम आगे देखेंगे, समझिएगा यहाँ पे। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अब समा जो है 1900, हमने देखा कि 1916 से, ठीक है जी। फिर क्या बोला हमने कि 3 इनके छोटे आंदोलन, क्या, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा आपको बेहतर दिखेगा। 1917 और 1918। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 बड़े आंदोलन। कौन कौन से? ये आपका 1947 तक, 1920 में, 1930 में, और 1940 होना था, पर हम क्या करेंगे? 42 याद रखेंगे। 1917-18 में क्या होता है? देखो, 15 में कुछ नहीं किया, 16 में कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? पता है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या बोला था कि पहले समझिए जो भारत में क्या चल रहा है। तो 17 में जो आंदोलन होता है, एक आंदोलन चला, वो चला बिहार। देखो समझना, ये वाले जो आंदोलन है, ये वाले है आपका बिहार वाले, ये वाले है बिहार के, और जो ये वाला आंदोलन है, ये वाले है गुजरात के। यहाँ पे ये आंदोलन होगा गुजरात में होगा, इस बात को ध्यान रखना। अब समझिएगा आंदोलन क्या है, इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। ये 1920 में क्या होता है? 1920 में होता है नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1930 में क्या होता है? 1930 में होता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1942 में क्या होता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। समझना, समझिएगा। 1917 में आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का नाम क्या है? चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण बिहार में जगह है। अब बात क्या है, मुद्दा क्या है, समझिएगा।
हुआ क्या, यहाँ के जो किसान थे उनको बोला गया कि अगर मान लीजिए आपके 20 खेत हैं तो आप क्या करिए, उस 20 में से 3 खेत में क्या करिए, 3 खेत में उगाइए क्या, इंडिगो। क्या उगाना, इंडिगो। भैया इंडिगो क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं नील की खेती। अब होता क्या है, इसको उगाने में क्या मुश्किल है, इसको उगाने में ये मुश्किल है कि इसको उगाने के बाद जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से क्या, जो किसान है वो विद्रोह कर रहे थे। इसमें एक व्यक्ति होते, अब महात्मा गांधी खुद नहीं आते, इनको बुलाया जाता है। बुलाते कौन है, हमारे राजकुमार शुक्ला जी भाई साहब होते हैं। ये महात्मा गांधी को क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर आंदोलन में बुलाते हैं। अब महात्मा गांधी जी आएंगे तो आगे मुद्दा सुलझाएंगे। एक बात समझिएगा, इसको जो 3/20 बोला ना, 20 खेत में 30 खेत, तीसरे खेत तीन खेत में क्या करना आपने, इंडो उगाना। इसको 3 कठिया सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 कठिया सिस्टम। इस बात को भी याद रखना, ऐसा भी कहा जाता है। और चंपारण को हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि पहला सिविल डिसओबीडियंस, वो चंपारण को कहा जाता है। अब 1918 में क्या होता है, 1918 में चलता है हमारा कौन सा आंदोलन, डेट इज आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अब ये क्या पंगा देखते हैं, सुनिएगा। होता क्या है, अहमदाबाद में उस समय एक बीमारी फैली हुई, प्लेग। बड़ी भयंकर बीमारी है प्लेग की, उसमें फैली हुई। इस बीमारी में काफ़ी लोग मर रहे हैं। जैसे आज देखते हो ना, कोरोना आ गया है ना, जब स्टार्टिंग में लोगों में क्या डर था, उस समय भी लोगों में डर फैला हुआ। लोग काम पे नहीं जा रहे, क्यों, जान प्यारी, जान है तो जहान है। तो अब हुआ क्या, अब मिल के मालिक है, इन्होंने वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए बोला कि तुम आओ, हम तुमको क्या देंगे, हम तुमको देंगे प्लेग बोनस। ये लालच दिया। अब मिल के जो वर्कर पता क्या बोलते हैं, अरे सर खर्चा पानी छोड़ो, तुम क्या करो, हमारी सैलरी बढ़ा दो। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में जो उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, जो मिल के वर्कर होते हैं, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ये आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टूडेंट समझे। अब आता है क्या है, अब महात्मा गांधी की एंट्री होगी। महात्मा गांधी आएंगे, महात्मा गांधी इन वर्कर को बोलते हैं आप क्या करिए, आप करिए हंगर स्ट्राइक। क्या करिए, हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक मीन भूख हड़ताल। बताया था हंगर स्ट्राइक कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, किससे लिया था, याद रखना। ओके, फिर बाद में हंगर स्ट्राइक होती है, बाद में मिलके मालिक मानते हैं और बाद में ये मुद्दा सुलझ जाता है। इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना। तो ये हमारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्या हुआ, हमारा यहाँ पे जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है वो कवर हो गया। अब इसके बाद दूसरा आंदोलन 1918 में कौन सा होता है, वो होता है हमारा खेड़ा सत्याग्रह। कौन सा होता है, खेड़ा सत्याग्रह। ये दोनों लोकेशन जो है ना आंदोलन की, ये हमारी कहाँ पड़ती है, ये हमारी गुजरात में पड़ती है। अब खेड़ा में क्या है, हुआ क्या, वहाँ पे एक नया रिवेन्यू कोड आया था किसानों का। रिवेन्यू कोड मीन रिवेन्यू, किसानों से पैसा इकट्ठा कैसे करना टैक्स के रूप में, ये हमारा रिवेन्यू कोड में बताया जाता है। अब ये रिवेन्यू कोड क्या बोलता है, ये रिवेन्यू कोड बोलता है अगर बाई चांस मान लीजिए किसान की फसल है, जो पैदावार है ख़राब मौसम के कारण अच्छी नहीं होती, डाउन हो जाती है, तो इन दैट केस उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पर किसानों के साथ उल्टा हो रहा है, उनको टैक्स देना पड़ रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या, यहाँ फिर महात्मा गांधी जी आते हैं तो बोलते हैं कि भैया चलो करो आंदोलन। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह में आंदोलन चलता है, तो इसको याद रखना। और ये वो खेड़ा सत्याग्रह वही आंदोलन है जहाँ पे महात्मा गांधी की मुलाकात होती है किससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब समझना, चंपारण पहला सिविल डिसोबीडियंस, अगर बोला जाए पहला हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और बोले पहला नॉन कोऑपरेशन किसे कहा जाता है, वो खेड़ा सत्याग्रह को कहा जाता है। ये आपने ध्यान रखना। अब देखिए 17-18 में जो छोटे आंदोलन 3 वो निपट गए। अब आते हैं 3 जो बड़े आंदोलन है 1920, 1930, 1942। देखते हैं यहाँ पे, समझेगा। अब 20 में क्या है देखते हैं, समझो। 1920 से पहले आप समझिए, आपको पता होगा रॉलेट एक्ट आया था, है ना। रॉलेट एक्ट क्या बोलता है, किसी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लो, जिसके बेस पे क्या होते हैं पूरे भारत में लोग इकट्ठे गिरफ्तार कर ले जाते हैं। 2 व्यक्ति अमृतसर से इकट्ठे गिरफ्तार होते हैं, क्या नाम होता है उनका, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। अब फिर क्या होता है, जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को होती है, तो ये घटना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। जलियांवाला बाग जिसको बोलते हैं जलियांवाला बाग मास्करे। अब इस घटना में काफ़ी सारे लोग हैं मारे जाते हैं, किसके हुक्म के, जनरल डायर के। ओके,
अब इसी के बाद क्या होता है, इसी के विद्रोह में महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला हुआ था, टाइटल का नाम क्या था, केसरी हिंद। केसरी हिंद टाइटल महात्मा गांधी को मिला हुआ था। ये महात्मा गांधी क्यों मिला था, क्योंकि ये अंग्रेजों ने टाइटल दिया था महात्मा गांधी को। क्यों दिया था, जो बॉयर बार है ये साउथ अफ्रीका में हुई थी, इसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश की हेल्प की थी। क्यों, किस सोच के साथ कि भैया हम इनकी हेल्प करते कल ये हमारी कर देंगे, हमको थोड़ा सा ना राइट देंगे। लेकिन मुद्दा क्या हुआ, फिर ये जलियांवाला का बाग कांड हुआ, जो टाइटल मिला हुआ था महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी इसको वापस कर दिया, कहते हमको नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है जी। अब क्या होता है, अब हमारे लोग गुस्सा है, ऊपर से मुसलमान गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, उनका चल रहा खिलाफत आंदोलन, उनके खलीफा को वहाँ से उतार दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हराने उनकी हार होगी, ट्रीटी ऑफ सैब्रिस होती है, वहाँ पे उनका बुरा हाल, जिस कारण से मुसलमान भी नाराज थे। महात्मा गांधी इस बात का फ़ायदा उठाया, दोनों को मिला के स्टार्ट कर दिया, कौन सा, हमारा नॉन कोऑपरेशन आंदोलन। क्या स्टार्ट कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 8 अगस्त को स्टार्ट हुआ था, याद रखना, ठीक है जी। अब लोगों को बोला गया कि भैया आंदोलन करो, अब पास है, समय है कि अब देश आज़ाद हो जाएगा। लोगों के अंदर भी ये बात बैठ जाती है। आपने देखा होगा बाद में क्या होता है कि आपको भगत सिंह के ऊपर फिल्म आई थी, जिसमें एक बच्चे ने एक भगत सिंह का रोल प्ले किया बचपन का। जब वो लगता है नॉन कोऑपरेशन आंदोलन, उसमें भगत सिंह छोटे थे, तो उनको जो लगा पता है कि भगत सिंह जो आंदोलन चल रहा है, भगत सिंह कितने खुश होते हैं। लेकिन बाद में घटना होती है, खबर आती है अखबार में कि ये आंदोलन वापस ले लिया गया। देखो, महात्मा गांधी को था कि अंग्रेज मान जाएंगे, ठीक है जी, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं है। ये शुक्र है कि 1942 का अंग्रेज अपना आंदोलन स्टार्ट हो गया, वर्ल्ड वॉर 2, जिस कारण से उनको बाहर निकलना पड़ा, अदरवाइज मुश्किल था। तो 1920 में क्या होता है कि ये हार मानने को तैयार ही नहीं है लोग, और हमारे लोग भी अपना विद्रोह कर रहे हैं। 1922 में घटना होती है, 1922 में ये घटना कहाँ होती है, ये घटना होती है चौरी चौरा। ये चौरी चौरा जगह है ना, ये पड़ती है आपकी गोरखपुर यूपी में। यहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब कुछ पुलिस थाने वालों ने थोड़ा सा मारपीट कर दी, जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण से अब जो भीड़ है, भीड़ थाने में घुस गई। थाने में घुस के और क्या किया, वहाँ पे जो थाना है उसको, पुलिस थाने को आग लगा दी गई। और इस पुलिस थाने में क्या होता है, इस पुलिस थाने में लगभग 23 के आसपास लोग जल के मर जाते हैं। और फिर ये घटना है कब की, ये घटना है 5 फरवरी की, ओके, 5 फरवरी 1922 की। देखो, अगर आपको पता हो, जो मैंने बोला था कि महात्मा गांधी के गुरु कौन कौन से, तो मैंने बताया था कि टॉलस्टी। देखो, टॉलस्टी क्या कहते हैं, टॉलस्टी कहते हैं कोई भी आंदोलन जब वो हिंसा का रूप ले लेता है वो कामयाब नहीं होगा। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं टॉलस्टी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस आंदोलन को ख़त्म कर दिया जाता है। तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है, और महात्मा गांधी क्या करते हैं, महात्मा गांधी 12 फरवरी को ये जो आंदोलन है इसे ख़त्म कर देते हैं। और बाद में लोग नेता होते हैं, महात्मा गांधी को मिला के इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा नॉन कोऑपरेशन का जो हिस्सा है वो काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं आगे आने वाले टाइम में 1924 में। 1924 का हमारा सेशन इंपॉर्टेंट है, क्यों, मैंने बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी। क्या होता है, इसका हर साल सेशन होता था। ये सेशन में क्या होता था, इसका जो ऐसे आज बोलते हैं लोकसभा स्पीकर होता है, उस समय जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर था उसको कहा जाता था क्या, अपना प्रेसिडेंट। तो महात्मा गांधी जी क्या आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं, जी बने हैं, बिल्कुल बने हैं। कब बने, किस सेशन में बने, वो आप ध्यान रखिएगा। ये बने हैं आपका बेलगांव सेशन, बेलगांव सेशन है, जिस सेशन में महात्मा गांधी आईएनसी के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये आपको भूलना नहीं चाहिए। अब इसके बाद 1924 के बाद जब तक हमारा दूसरा आंदोलन स्टार्ट होगा 1930 वाला, तब तक महात्मा गांधी ने क्या किया, एक बात समझिएगा। हम कहते हैं ना, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। अगर बात करते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि, तो राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। ओके, कोई व्यक्ति को महात्मा कहा गया है ना, अगर महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया उससे कुछ कारण है, ठीक है जी। क्यों कारण, देखिए सीधी बात समझिएगा, नेल्सन मंडेला जैसे व्यक्ति इनको फॉलो करते हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। उसी तरह से 1924 के बाद जो समय है, 1924 से लेके जब तक हमारा दूसरा आंदोलन स्टार्ट नहीं होता नॉन कोऑपरेशन वाला, तो तब तक महात्मा गांधी ने क्या किया, उसमें जो भारत में एक बीमारी फैली हुई थी, कौन सी बीमारी, प्लेग की बीमारी। देखिए, आज जैसे कोरोना की बीमारी है ना, हम देखते हैं कि हमारे अगर आस पड़ोस में कोई निकल जाए केस तो लोग घबरा जाते हैं, उससे घर जाना बंद कर देते हैं। इवन हमारे रिलेटिव्स में कोई किसी को कोरोना हो जाए, हम वहाँ भी डर जाते हैं, जब स्टार्टिंग में हुआ। लेकिन महात्मा गांधी ने उस टाइम में
वहाँ पे जो अपने 6 जीवन के 6 साल है वहाँ पे उन लोगों की सेवा में लगाए। ठीक है जी। तो 6 साल इनका उसी फेज में चलता गया, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इसीलिए कोई व्यक्ति, देखो सोचने की बात है, ऐसा व्यक्ति जिसने लॉ पढ़ा कहाँ से, लंदन से पढ़ा और साउथ अफ्रीका में इतना अच्छा कार्य किया, वो व्यक्ति आज ऐसे कार्य कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, ये बात हमको पता होना चाहिए। देखिए, एक अध्यापक होने के नाते मैं आपको किसी व्यक्ति के बारे में सही, देखो कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कमियां, प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट सब में चलते हैं। लेकिन आपको अच्छे पॉइंट भी उनके हाईलाइट करने हैं, ऐसे नहीं बुरे पॉइंट हाईलाइट करिए, बुरे भी करिए, लेकिन अच्छे पॉइंट हमको उसको भी हाईलाइट करना जरूरी है। ठीक है जी। इतिहास को ऐसे सच लोगों के सामने रखें ताकि लोग अपने हिसाब से, अपने दिमाग के साथ उसमें अपना जांच कर पाए। ओके, तो 1924 से 1930 में महात्मा गांधी जी ने उस पर्टिकुलर जो सेवा उसमें लगे रहे। ठीक है जी। अब बात करते हैं, अब आएंगे हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है क्या, समझते हैं। देखो इससे थोड़ा सा पहले आते हैं, थोड़ा सा पहले क्या आते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया हुआ था, अंग्रेजों ने बोला था कि नमक बनाना क्या गैर कानूनी है। क्या था, नमक बनाना क्या गैर कानूनी है, नमक बनाना सही नहीं है। अब महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, देखो पता ना साबरमती आश्रम, तो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम स्टार्ट होते हैं, 78 लोग इनके साथ चलना स्टार्ट करते हैं। कहाँ जाना होता है इनको, जाना होता है दांडी। ये प्लेस देखो, नमक तो समंदर किनारे होगा ना, तो दांडी जाते हैं। लगभग 24 दिन इनको समय लगता है। ठीक है जी। कहते हैं जैसे जैसे महात्मा गांधी आगे बढ़ते गए तो लगभग जब तक लास्ट में ना 20,000 लोग हो गए इनके साथ, 20,000 लोग हो गए। ये दांडी जो लोकेशन है ये गुजरात में ही है और आपका साबरमती आश्रम यहीं पे है। और दांडी पे जाके इन्होंने क्या किया, वहाँ पे जाके नमक बनाया और ये अंग्रेजों का कानून था उसको तोड़ा। ठीक है जी। जब कानून तोड़ा, ये 12 मार्च से 6 अप्रैल का समय है, और यहीं से इन्होंने क्या किया, देखा भाई अच्छा क्राउड है, लोग साथ में है, तो इन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया। उस आंदोलन को क्या कहा गया, क्या बोला गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। क्या बोला गया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। देखो डिसओबीडियंस हम बोलते हैं, डिसओबीडियंट बचपन में होता ना, लेटर लिखा लास्ट में क्या आता, यूर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नमक बना के अंग्रेजों की आज्ञा नहीं मानी, क्या किया, डिसओबीडियंस किया। तो आंदोलन का नाम क्या, आंदोलन का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इस बात को याद रखना। तो जब इनका ये आंदोलन जहाँ पे नमक बनाया, ये जो आपका दांडी जो इलाका है याद रखिएगा, ये गुजरात का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है नवेसरी। तो नवेसरी डिस्ट्रिक्ट में ये आपका दांडी पड़ता है। ठीक है जी। तो यहाँ से इन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। हिंदी में कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय मीन रिक्वेस्ट के साथ, हम सविनय विनय के साथ, मतलब रिक्वेस्ट के साथ बोलते हैं कि भैया हम कुछ नहीं करेंगे, बस आंदोलन करने दो। तो ये आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है। अब एक बात समझिएगा, अब महात्मा गांधी जी चल रहे हैं, अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, चल रही है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस काफ़ी हमारे लिए जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसी के बेस पे भारतीयों के लिए कानून बनेगा। देखिए आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। 1919 में एक बात लिखी गई थी कि भैया 10 साल के बाद इसको चेक किया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, साइमन कमीशन इंडिया आता है। ओके, तो बाद में क्या हुआ, इसी के बेस पे जो साइमन कमीशन रिपोर्ट देता है और साथ में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट आती है, उसी के बेस पे दूसरा एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमारा बनता है। लेकिन महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी चल रहा है वहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, वो तो उन्होंने अपना दम वहाँ पे लगाया हुआ है। अभी इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में जो आपका लंदन है, वहाँ के जो पीएम होते हैं, वहाँ के पीएम होते हैं आराम से मैकडोनल्ड। आराम से मैकडोनल्ड क्या होता है, वहाँ के पीएम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मीनिंग है सभी एक साथ बैठेंगे राउंड टेबल पे और बातचीत करेंगे, सब बराबर है। तो काफ़ी भारतीय लोगों को इसमें बुलाया जाता है, जिसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो बात रिप्रेजेंट करते हैं किसको, डिप्रेस क्लासेस को, और भी कई नेता लोग हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वो भी जाते हैं। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं, और तेज बहादुर सप्रू, जो तीनों आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। अब समझिएगा, पहली और तीसरी इन दोनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनका जाना नहीं होता। अब समझिएगा, इरविन उस समय का भारत का मेन वायसराय था। तो अब राम से है, राम से ने पूरी कोशिश की, उनको था कि महात्मा गांधी आएंगे। अब महात्मा गांधी नहीं आए वहाँ पे, जिस कारण से बोलते इरविन भाई तुम बताओ क्या बात है, वो आए नहीं। तो फिर क्या होता है कि सप्रू ब्रदर होते हैं, कुछ नरम विचारधारा के लोग, वो महात्मा गांधी को मनाते हैं कि आप क्या करिए, आप
इरविन के साथ समझौता अपना स्टार्ट कीजिए, ताकि आप क्या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा पाओ। क्यों? क्योंकि इसी के बेस पे हमारे लिए कानून बनने हैं और आपका वहाँ होना अनिवार्य है। अब इसी समझौते के बाद, गांधी इरविन पैक्ट के बाद, जो 5 मार्च 1931 को होता है, महात्मा गांधी दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। ठीक है, ये कब हुई? अब देखिए, जो मैंने डेट बताई है ना, ये मैंने लास्ट डेट बताई है जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। 3-4 महीने चलती है। जनवरी 1931 में कंप्लीट होगी, दूसरी वाली दिसंबर 1931 में कंप्लीट होगी, तीसरी वाली दिसंबर 1932 में कंप्लीट होगी। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात है। अब गए वहाँ तो गए, लेकिन वहाँ भी पंगा बढ़ गया। पंगा क्या पड़ा? वहाँ पे डिमांड उठ गई। क्या डिमांड उठी? सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे मुसलमानों को मिला हुआ था, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, वहाँ मुसलमान ही खड़े होंगे। ऐसे क्या होता है, डिप्रेस क्लासेस भी अपनी डिमांड अपने रख देते हैं, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसे क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब राम से को ये बात अच्छी लगती है पीएम को, लेकिन गांधी जी को बुरी लगती है। गांधी जी क्या करते हैं? गांधी जी वापस आ जाते हैं इंडिया, कहते हैं हम नहीं करेंगे। जाते हुए इन्होंने क्या किया? जाते हुए इन्होंने इरविन का समझौता किया था, क्या करो, हमारे जितने बंदे हैं सबको आज़ाद कर दो। इवन इन्होंने यहाँ ये भी कहा था कि जो हमारे भगत सिंह हैं, उनको पकड़ा गया था, उनको भी आज़ाद कर दो। ठीक है जी। लेकिन इरविन ने बोला जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं जिस कारण से वो जेल में है, उनको मैं आज़ाद कर दूंगा, लेकिन बाकियों को नहीं। इस बात को याद रखना। इसी बीच में इनका वहाँ जाना होता है, आपका सेकंड राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस, और वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट का इशू हो जाता है और महात्मा गांधी वापस आते हैं। जब वापस आए, क्या किया गया? इनको डाल दिया गया जेल में। कौन सी जेल में? जेरावाड़ा जेल। जेरावाड़ा जेल जो है पुणे में, वहाँ पे इनको डाल दिया गया। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होता है? वहाँ पे आपके पीएम होते हैं, वो मैकडोनल्ड अवार्ड अनाउंस कर देते हैं। अब मैकडोनल्ड अवार्ड क्या है? वही तो बात है जो डिमांड थी, सेपरेट इलेक्टोरेट। महात्मा गांधी को लगा यार पाकिस्तान वालों ने डिमांड अपना सेपरेट इलेक्टोरेट किया है, अलग देश बन जाएंगे, ऐसे डिप्रेस क्लास करेंगे तो वो भी बन जाएंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने वहाँ अपने जो होती है जेल में ही फास्ट करना स्टार्ट कर दिया, हंगर स्ट्राइक। बाद में क्या होते हैं, कुछ लोग एक्टिव होते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जाते हैं पुणे, जेरवाड़ा जेल पुणे में पड़ती है, तो वहाँ जाके पूना पैक्ट आपका साइन होता है 24 सितंबर 1932 को, जिसके बाद महात्मा गांधी अपना फास्ट स्थापित ख़त्म करते हैं। यही कारण है कि इसके बाद महात्मा गांधी ने हरिजन नाम की पत्रिका, जो वीकली मैगजीन है, उसको स्टार्ट किया, और ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी जो संगठन है उसको भी इसके स्टार्टिंग किया। और बाद में इसमें भी महात्मा गांधी का जाना नहीं होता है। ये आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जुड़ी हुई बात है जो आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1940 के आसपास इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया जाता है। इंडिविजुअल सत्याग्रह मीन कि हर देश का हर एक व्यक्ति अपने अपने लेवल पे सत्याग्रह करना स्टार्ट किए। जो पहले व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति जो इसको स्टार्ट करते हैं, उनका नाम होता है आचार्य विनोबा। आचार्य देव विनोबा पहले व्यक्ति होते हैं। जो दूसरे व्यक्ति होते हैं इसको स्टार्ट करने वाले, वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया, अपने अपने लेवल पे कार्य करना स्टार्ट किया। अब होता क्या, आज टाइम बीत रहा है, अब समय आएगा, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है आपकी 1939 में। कब तक चलती है? 1942 तक। अब देखिए, अब ये समय है 1942 के आसपास, 1942 के आठ पर मुंबई की लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम है वारदा। उस वारदा जगह पे डिसाइड किया गया कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है, अंग्रेजों को बाहर निकालना है। और यहाँ पे आंदोलन स्टार्ट करते हैं। कौन सा आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में स्टार्ट होता है। और याद रखना, यही कारण है हम क्विट इंडिया मूवमेंट को कभी कभी वारदा मूवमेंट भी कहते हैं। और याद रखना, इसको अगर अन्य नाम दिया जाता है तो इसको लीडरलेस रिवोल्ट भी कहा जाता है, या लीडरलेस मूवमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी नेता थे सभी पकड़े गए। महात्मा गांधी ने लोगों को बोला कि भैया डू और डाई, करो या मरो। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने उन्होंने इसी आंदोलन में दिया। और बाद में इसी क्या होता है, इतने नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। जब महात्मा गांधी जेल से बाहर आते हैं तो उस समय जो देश की परिस्थिति है वो बदल चुकी थी। जिन्ना जी की डिमांड उठ रही है। क्या डिमांड कर रहे हैं? कि डिमांड कर रहे हैं सेपरेट पाकिस्तान, सेपरेट कंट्री। इसी के बीच में कैबिनेट मिशन आता है, जिसके बेस पे क्या हो चुका है, जिसके मिशन बेस पे आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी है। लेकिन जिन्ना जी क्या कर टांग अड़ा रहे हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या कर दिया? डायरेक्ट एक्शन अनाउंस कर दिया। क्या? डायरेक्ट एक्शन अनाउंस कर दिया। कब किया? आपका 16 अगस्त को, जिसमें पूरे देश में दंगे होते हैं धर्म के नाम पे दंगे होते हैं। और फाइनली 1947 15 अगस्त को देश हमारा आज़ाद कर दिया जाता है।
उस समय हमारे जो वायसरॉय होते वो होते माउंटबेटन। लेकिन एक बात समझिएगा, महात्मा गांधी ने जो देश की आज़ादी नहीं मनाई, सेलिब्रेट नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है ये आज़ादी है, इसके लिए ना जाने कितने लोग शहीद हुए। ठीक है, देश को पार्टीशन का हिस्सा, जो देश हमारा अलग हुआ, उसको फेस करना पड़ा। ओके, अब इसके अलावा अब कुछ लोग घटना करेंगे। अब बात आती है 1948 की। 1948 वो समय है जब कुछ कोशिश करते हैं महात्मा गांधी को मारने की। पहला जो प्रयास है वो किया जाता 20 जनवरी को प्रयास किया जाता। अब इसी संगठन के द्वारा 30 जनवरी को दोबारा प्रयास किया जाता और महात्मा गांधी को 3 गोलियों से उनको मार दिया जाता। 3 बुलेट होती है उनकी तरफ दागी जाती है। नथुराम गोडसे वो व्यक्ति होते हैं और महात्मा गांधी यहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए, नेहरू जी ने एक बात कही है महात्मा गांधी जी के बारे में। वो क्या कहते हैं? द लाइट इज आउट ऑफ आवर लाइव्स। ये बात इन्होंने इसी घटना के में की है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, जो मर्जी हो, जैसे भी हो, महात्मा गांधी को अगर महात्मा कहा गया, आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान व्यक्ति ने भी महात्मा गांधी के बारे में बातें की है। नेल्सन मंडेला ऐसे व्यक्ति जो बाहर के व्यक्ति, जिनको क्या मिला? भारत रत्न, वो भी हमारे महात्मा गांधी से प्रेरित थे। और दूसरी बात है, एल्बर्ट आइंस्टाइन क्या बोलते हैं महात्मा गांधी के बारे में? कहते आने वाली पीढ़ियां शायद ही इस बात पर विश्वास करेगी कि मांस और रक्त में कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चला था। ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के बारे में कही है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज हम इन्हीं बातों से अपनी वाणी को विश्राम देंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।